बात शुरू कर रहा हूँ और बहुत संक्षेप में बात रखूंगा। जो इस सत्र का विषय है उसी के अकॉर्डिंग। पहली बात तो मैं इस स्वीकारोक्ति से कि मेरे भीतर एक नॉर्थ इंडियन है, एक हिंदी भाषी है, एक हिंदू है और थोड़ा ज्यादा दलित है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ढेर सारी हमारी पहचानें और हमारे भीतर वो रहती हैं। हम बढ़ना था हमें इंसान बनने की तरफ, लेकिन ये जब से ये सब चल रहा है तो कई बार उस तरह की पहचानों को ज्यादा सामने लाया गया। और जो पिछले 100 साल में, मैं आरएसएस के 100 साल की बात कर रहा हूं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित किया जा रहा है। तो इन सालों में, जिसमें आजादी का आंदोलन के दरमियान भी और आजादी के बाद, जो सांप्रदायिकता पैदा की गई, उस सांप्रदायिकता का क्या असर हुआ और क्यों पैदा की गई, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन इन 10-11 सालों में, जब से ये मोदी जी की सत्ता है, तब से एक चीज में तो थोड़ा बदलाव आया है। और ये मेरा विश्वास है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, क्योंकि तीस्ता जी और इरफान साहब स्टडी उनकी लंबी है और उस तरह से सामाजिक रूप से उन लोगों का, जो लोगों के बीच में जाकर के चीजों को देखना है, वो थोड़ा सा अलग है। मैं ये मानता हूं कि जो जहर इन्होंने बोया था, वो जहर बहुत हद तक कम हुआ है इन 10-11 सालों में। और कैसे कम हुआ है? पिछले 1 साल के भीतर मॉब लिंचिंग की कितनी घटनाएं हुई हैं, इसके पहले की आप घटनाओं की तुलना करेंगे तो। और जो सबसे बारीक बात जो मैं कह रहा था कि कम हुआ है, कैसे जहर कम हुआ है, अब मॉब लिंचिंग की घटनाओं में जो सामान्य लोग हैं, खास करके जिनके बारे में कहा जाता है कि दलित और पिछड़ा, जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है सांप्रदायिक दंगों में, उनकी संख्या बेहद कम हुई है। ये मुझे लगता है कि इस दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये ऐसे नहीं हुआ है, ये हुआ है आप सबके सामूहिक प्रयास से। चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो जमीन पर काम करने वाले लोग हों, या लगातार समाज के बीच में जाकर के बात करने वाले लोग हों, लिखने वाले लोग हों, बुद्धिजीवी हों, प्रोफेसर्स हों, उन सबके सामूहिक प्रयास से ये मैं समझता हूं कि इस समय की एक बड़ी उपलब्धि है कि जब दलितों और पिछड़ों को ये जो दुरुपयोग करते थे, उसमें अब ये नाकाम साबित हो रहे हैं। जो हो रहा है, अभी भी जो कुछ हो रहा है, वो केवल सत्ता द्वारा प्रायोजित है। अभी जो घटनाएं हो रही हैं, वो पूरा जो सिस्टम है, अगर वो सिस्टम वहां से हट जाए तो मुझे लगता है कि ये घटनाएं बेहद कम हो जाएंगी। आज मुझे पिछले 1 साल की मैं बात कर रहा हूं, 1 साल के भीतर आप मुझे कोई ऐसी घटना बता सकते हैं क्या जिसमें स्वतः स्फूर्त ढंग से किसी की पिटाई हुई हो, किसी की मॉब लिंचिंग हुई हो, स्वतः स्फूर्त ढंग से? इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जहर बहुत कम हुआ है। जहां भी हो रहा है वहां पीछे वो पूरा सिस्टम लगा होता है, पूरा सत्ता की संस्कृति लगी होती है, वहीं सफल ये हो पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं हो पा रहे हैं। ये तो इस समय की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा जो टॉपिक है, और चूंकि मुझे बहुत संक्षेप में बोलना है, तो मैं उन चीजों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक एक चीज को लेकर के।
आजादी के पहले ये जो चीजें थी वो आप सब जानते हैं, और ये वो लोग जो आज सत्ता में हैं उनके जो पुरखे, चाहे हिंदू महासभा हो या आरएसएस हो, रामराज्य परिषद हो, इनका कोई ये नहीं था कि उन्हें हिंदुओं की एकता करनी है, क्योंकि ये जितने कम्युनल हैं उससे ज्यादा मनुवादी है। इनका एकमात्र एजेंडा है इस देश में संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को स्थापित करना। तो ये भी चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये वो लोग, इतिहास में अगर आप सब लोग चूंकि पढ़े लिखे हैं, 1939 में सिंध में सरकार किसके साथ बनाई? मुस्लिम लीग के साथ। 41 में बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में वित्त मंत्री थे। और क्या लिख करके उन्होंने अंग्रेज सरकार को दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में कि हम आपका सहयोग करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का नहीं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रिटेन में दिया था ब्रिटिश सरकार को। 43 में वो उत्तरी पश्चिमी प्रांत में वहां पर सरकार में थे। इनका कोई मकसद वो नहीं था कि हम इस देश में मुसलमानों को यहां से अलग करें। उनका जो एजेंडा था कि कैसे भी करके हमें सत्ता हासिल करनी है और सत्ता के बाद हमें मनुस्मृति कैसे लागू करनी। तो एक तो वो उदाहरण की ये उस तरह के नहीं है असल में। और अभी कश्मीर में सारा कुछ इनका चलता है, तो वो किसी के साथ भी खड़े हो जाएंगे। और हम लोगों का ये है, जो सेकुलर लोग हैं, जो सेकुलर पार्टीज हैं, कि नहीं साहब ये बहुत क्लियर कट हमें रहना है और रहना भी है। गांधी जी की जो हत्या है, मैं समझता हूं जो सांप्रदायिक सौहार्द का एक विश्वास था, उसकी हत्या की गई। और इस देश में जो भी समाज है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, या और भी दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं, वो बाई चॉइस हैं, बाई चांस नहीं है। जिनको जाना था वो पाकिस्तान चले गए, और जिनके लिए ये देश उनकी मातृभूमि है वो इस देश में है। इसलिए वो पूरी थ्योरी गोलवलकर की और सावरकर की पुण्य भूमि और पितृभूमि वाली, वो खैर अब धीरे धीरे लोगों के भीतर से निकल रही है। गांधी जी ने नेहरू जी के हाथ में कमान इसीलिए सौंपी थी, उन्हें सबसे ज्यादा जिस बात की चिंता थी कि सांप्रदायिक सौहार्द को कौन आगे इसकी चिंता कर सकता है, तो वो नेहरू जी। और नेहरू जी ने बाकायदा यह कहा था कि इस देश के लिए सबसे मुश्किल क्या है हमारे लिए टास्क, उसमें ये कि जो हिंदुत्व की जो ताकतें हैं उनको कैसे रोका जाए। और मैं समझता हूं कि उस समय दो लोग ऐसे थे जो इस खतरे को बहुत बारीकी से देख रहे थे, एक नेहरू जी और दूसरे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने तो बाकायदा एक सॉल्यूशन भी दिया, और वो जो इस समय महसूस कर रहे थे धर्मांतरण का, तो उनका बहुत पहले से विजन था, 20 साल 21 साल पहले से। 35 में उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि मैं हिंदू होकर के मरूंगा नहीं। लेकिन बाबा साहब बौद्ध धर्म की तरफ क्यों जाते हैं, उसके ढेर सारे कारण दिए गए हैं, पढ़े गए होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ा कारण बाबा साहब को लग रहा था, जो उन्होंने लिखा बौद्ध धर्म और हिंदुत्व के बीच के संघर्ष के बारे में, क्रांति प्रतिक्रांति का इतिहास जो उन्होंने लिखा, कि हिंदुत्व और बौद्ध धर्म के एक संघर्ष का इतिहास है। बाबा साहब इस बात को महसूस कर रहे थे कि ये जो सपोले हैं ये आगे चल करके बड़े विषधारी बनेंगे, और इसलिए इनके सामने अगर कोई मजबूती के साथ खड़ा होगा तो वो बुद्धिज्म होगा। और आज अंबेडकरवाद सबसे ताकत के साथ उस हिंदुत्व का मुकाबला कर रहा है। और
पिछले 10 साल के भीतर, लेकिन उसकी जो प्रतिक्रांति चल रही है, आप पिछले 10 साल में देखिए सबसे बड़ी ताकत क्या थी? सोशल मीडिया, जिसे दलितों ने, अंबेडकरवादियों ने सबसे ज्यादा अपने लिए इस्तेमाल किया। लेकिन पिछले 2 साल में अगर आप देखें, उस क्रांति को खत्म करने के लिए बाबाओं को उतारा गया मैदान में, क्योंकि ये मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तो उन बाबाओं को उतार दिया गया जो प्रवचन कर रहे हैं, और बाकी और जो जो कर रहे हैं वो सब आपको मालूम है कि लिव इन में रहने वाले कुत्ते बिल्ली होते हैं। और ये जो भाषा है ये बहुत पुरानी भाषा है। अभी तो वोट अधिकार की बात चल रही है, वोट चोरी की बात चल रही है। मुझे गोलवलकर का वो स्टेटमेंट याद आता है कि सार्वभौमिक मताधिकार अगर होगा तो ये इस देश के कुत्ते बिल्लियों को मताधिकार देना होगा। और गोलवलकर के लिए कुत्ते बिल्ली कौन थे ये बताने की जरूरत नहीं है। इस देश का जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो कमजोर तबका है, और उसमें ऑब्वियस है कि वो अल्पसंख्यक भी है, तो वो कुत्ते बिल्ली थे जिनको वो मताधिकार देने से इनकार कर रहे थे कि इनको नहीं देना चाहिए। और सावरकर के लिए तो जो हिंदू राष्ट्र का भूत सवार था, अंग्रेजों से जाते जाते कह रहे थे कि साहब लोकतंत्र छोड़ दीजिए, हमको नेपाल के राजा के ही अधीन कर दीजिए, तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो वो, अब ये मैं उन चीजों को छोड़ रहा हूं, तो वो नेहरू जिनके हाथ में कमान थी, और बाबा साहब ने एक सॉल्यूशन भी दिया दलितों को कि कहां जाना है। नेहरू जी तो एक पुलिस वाले की बंदूक उठा करके भी कहते हैं कि अगर तुमने हमला किया, जो यहां चल रहा था दिल्ली में उस दौर में, कि अगर तुमने हमला किया तो मैं गोली मार दूंगा। यह प्रतिबद्धता उस दौर में नेहरू जी की थी कम्युनल वायलेंस को लेकर के। लेकिन 1961 में जो जबलपुर में दंगे हुए, और वहां से लेकर के आप 90 के दशक तक आइए, पॉल ब्राश ने बाद में जो लिखा कि ये जो सांप्रदायिक दंगे हैं, वो सांप्रदायिक दंगे 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, यहां तक कि 90 के दशक में ये हो सकता है कि हिंदू और मुसलमान आमने सामने आते हैं। लेकिन 90 के दशक के बाद जो परिस्थितियां बदली, कम्युनल वायलेंस खत्म हो गए, नरसंहार शुरू हो गए। पॉल ब्राश जिस बात को लिखते हैं कि इस देश में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, वो सांप्रदायिक दंगे स्वतः ही स्फूर्त नहीं है, बाकायदा बहुत संगठित रूप से सुनियोजित तरीके से किए गए। और इसमें प्रशासन, पुलिस, राजनेता, सत्ताधारी नेता इसमें शामिल रहे हैं। और ये जो सच है, उस सच को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, ये रहा है। लेकिन 90 के दशक के बाद कम्युनल जो दंगे हो रहे थे वो खत्म, और सीधे नरसंहार। 2002 के गोधरा दंगों में जिसकी आप गवाह रही हैं, लड़ाई लड़ी है आपने, उसे क्या हम सांप्रदायिक दंगा कहेंगे? वो सीधे तौर पर नरसंहार था। और वो नरसंहार भयावह, जिसमें एक दर्जी मुस्लिम के बेटियों के साथ उसके सामने बलात्कार किया गया, उसके घर को जलाया गया। और जलाने के लिए वो गैस का सिलेंडर किसने उपलब्ध कराया था? बगल में जो पड़ोस में जो घर था उसकी औरतों ने। और उस बेटी के लिए वो दर्जी जो कहता है, उसने पूछा उस बेटी से कि बेटी, हमने तुम्हारे बचपन से लेकर के शादी का जोड़ा भी सिला, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम आज सिलेंडर लेकर के हमारे घर में आग लगाने के लिए आ रही? और मुझे लगता है कि इस दशक में ये जो सांप्रदायिकता है इतनी भयावह हो जाती है। पहले हम लोग ये मानते थे कि महिलाएं इसमें शामिल नहीं होती, महिलाएं बुनियादी रूप से हिंसक नहीं होती, मूल रूप से हिंसक नहीं होती है, महिलाओं में एक बहनापा होता है, आज भी है। लेकिन वहां से जो महिलाओं के भीतर सांप्रदायिकता पैदा की गई, और अभी दिल्ली के दंगों तक में हमने देखा कि कैसे महिलाएं ये कह रही थी अपने पुरुषों को कि वो बलात्कार करें,
दूसरे धर्म की महिलाओं के साथ। और बिल्किस बानो के केस में हमने देखा कि जिनके पतियों ने बलात्कार किए थे, जब वो जेल से जाते हैं अपने घर, तो उनकी पत्नियां उनकी आरती उतारती हैं और उनको मिठाई खिलाती है। ये हमारा देश वहां तक पहुंच गया था। अब वो दंगे क्यों हो रहे हैं, मैं अभी का बताता हूं। लखनऊ में कोई भी घटना हुई, मैं एक घटना का बस साक्षी हूं इसलिए उसी का जिक्र करूंगा। दरअसल ये जो पूरी मनुवादी मानसिकता है, वो खास करके मुसलमानों को नए दलित बनाना चाहते हैं। दलित वहां से जो निकल रहा है या जो पिछड़ा निकल रहा है, तो अब इनको एक नया समाज चाहिए दलितों जैसा, जिसके साथ ये बहिष्कार कर सके, जो इनके घरों में झाड़ू पोछा करे, रिक्शे चलाए। और एक घटना, थोड़ी सी झड़प हुई लखनऊ में और पुलिस वालों ने तमाम मुस्लिम नौजवानों को उठा करके थाने में बिठा दिया, मारा पीटा भी। ऐसे नौजवान जो कहीं बाहर थे, कोई कॉलेज गया था, कोई कहीं और था, और उन्होंने 150 लोगों को उठा करके और उस बाड़े में बंद किया, ठुकाई की और सीधी एक डिमांड के पैसा लेकर के आओ, 50,000 लाओ, 1 लाख लाओ। अब जो कह रहा है कि साहब मैं तो रिक्शा चलाता हूं या मैं ऑटो चलाता हूं, मैं 1 लाख रुपए कहां से ले आऊंगा? दरोगा का सीधा कहना था कि घर बेच करके लाओ। उसी में जिसने मुझे बताया ये, उसने कहा कि साहब ये तो जब इसका घर बिक जाएगा तो ये क्या करेगा? उसने कहा कि ये गाली दे करके कि हमारे घर में पोछा कौन लगाएगा, हमारे यहां मजदूरी कौन करेगा, रिक्शा कौन चलाएगा? अगर ये घर बनाए रखेंगे तो फिर ये उस तरह के नहीं होंगे। तो आर्थिक रूप से खत्म करने के लिए, और दंगे कहां पे ज्यादातर होते हैं, कौन दुकानें टारगेट की जाती हैं? तो आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए, गरीब बनाने के लिए, उनको मजदूर ही नहीं, उनको नौकर बनाने के लिए, उनको नया दलित बनाने के लिए, उनको ये सांप्रदायिक दंगों के जरिए खत्म करना चाहते। ये पूरी साजिश है। इसलिए मैंने कहा कि इनके असल में जो एजेंडा है वो वही मनुवादी और हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, ये वहां पर लेकर के आना चाहते हैं। बातें तो मुझे लगता है कि थोड़ी और ज्यादा है, लेकिन समय कम है। मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करता हूं, और अगर डिस्कशन होगा तो उस पर हम लोग कुछ और बात कर लेंगे। आपने वक्त दिया, PSU का शुक्रिया, अशोक भारती जी का बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की, बहुत सारे विद्वानों को यहाँ सुनने का मौका हमें भी मिल रहा है, और अभी अगले सत्र में भी प्रोफेसर साहब हैं, शिवा जी हैं, तो उन लोगों को भी हम सुनेंगे। और इस अवसर को उपलब्ध कराने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया, आभार।